audio jungle. नमस्कार आदाब, मैं शम्स सैफ़ी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हकीम मोहम्मद शमीम साहब। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। शमीम साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हाँ, शुक्रिया। 2016 में इसकी बुनियाद रखी गई है और इसकी बुनियाद रखने की वजह यह है कि जो आजकल बहुत सारे लोग एक अच्छा यूनानी सेटअप चाहते हैं, तो उनकी रियायत करते हुए ये सेंटर बनाया गया था ताकि वहाँ पे कंप्लीट यूनानी का ट्रीटमेंट दिया जा सके, यूनानी कंसल्टिंग भी की जा सके और रेजिमिनल थेरेपीज़ जो यूनानी में चलती हैं, राइज हैं, जैसे कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी, स्टीम बाथ है, नतूल है, मसाज थेरेपी वगैरह, जो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी कंसल्टिंग भी होती है और उसके साथ में सारी थेरेपीज़ मौजूद होती हैं। और यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इलाज का 3 तरीक़ा होता है, जो आमतौर से इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल यद इस नाम से जानते हैं कि ग़िज़ाओं से भी इलाज किया जाता है, दवाओं से भी इलाज किया जाता है और तदबीर से इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे उसी सिस्टम को रखा गया है कि लोगों को, मरीज़ जो आते हैं उनको बताया भी जाता है कि आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, दवा भी दी जाती है कि क्या दवा खाना है। इसके साथ में जिस थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसकी भी, कहीं हमें हिजामा की ज़रूरत पड़ती है तो हिजामा किया जाता है, कहीं लीच की ज़रूरत पड़ती है लीच किया जाता है, कहीं पे मसाज थेरेपी ज़्यादा बेस्ट होती है तो वो रिकमेंड किया जाता है, कहीं पे फसद की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे फसद किया जाता है, जो आमतौर से वेनिसेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नसों से खून निकालना, नश्तर लगाना, इस तरह इन सारे नामों से जाना जाता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, आज के ज़माने में लोग एलोपैथी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट के लिए लोग बड़े बड़े सर्जन के पास चले जाते हैं। छोटा इशू होता है तो डॉक्टर फ़ौरन उसका ऑपरेट कर देते हैं। तो इस ज़माने के इस दौर में आप अभी भी यूनानी मेडिसिन से लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो लोगों को कितना एतमाद है इस पर, कितना फ़ायदा होता है? मेरे ख़्याल से जो पिछला ज़माना था, आज के 10-15 साल पहले का ज़माना, उससे बहुत बेहतर ये टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है जिनकी चॉइस, फ़र्स्ट चॉइस यूनानी ही मेडिसिन होती है। अगर हम जनरल देखें तो लोगों की फ़र्स्ट चॉइस एलोपैथी की तरफ होती है कि वहाँ जल्दी रिलीफ मिलता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक अक्यूट कंडीशन होती है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है। अक्यूट का मतलब कि जो बहुत इमरजेंसी टाइप की डिसीज़ होती है, किसी को मान लीजिए डायरिया, सीवियर डायरिया हो गया, किसी को सीवियर वोमिटिंग हो गई, किसी को अपेंडिसाइटिस जैसा सीवियर पेन हो गया। तो जो कुछ इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके लिए एलोपैथी बेस्ट होता है और उनको मैं खुद जहाँ ज़रूरत मुझे लगती है तो बोलता हूँ कि भाई एलोपैथी ट्रीटमेंट कर लो। लेकिन जो क्रोनिक डिसीज़ होती है, पता चला कि वो 6 महीने पहले की है, 10 महीने पहले की है, 5 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी तकलीफ़ है, तो ऐसी कोई भी तकलीफ़ जो क्रोनिक हो, काफ़ी पुरानी हो, उसके लिए यूनानी सिस्टम ही ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे लोग अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिलेगा जो इधर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ ऐसी है जिसके लिए बहुत सारे लोग पहले एलोपैथी ट्राई कर लेते हैं और उनको 6 साल, 5 साल, 10 साल इलाज करते करते हो जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि लाओ अब मैं यूनानी ट्राई कर लूँ, उधर से तो नहीं फ़ायदा हुआ। लेकिन जब यहाँ पे यूनानी में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ हो जाता है।
आजकल लोगों को जैसे लो बैक है, अपर बैक है, नी जॉइंट है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, हेडेक है, माइग्रेन है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बहुत ही क्रोनिक होती हैं, काफ़ी दिनों से लगी रहती हैं, साथ नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जब यूनानी सिस्टम में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं, यूनानी जहाँ भी है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन बंगलोर या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हमदर्द करोलबाग, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल पूरे इंडिया में चल रहे हैं, तो क्रोनिक डिसीज़ के लिए यूनानी बहुत बेस्ट है और ऐसे डिसीज़ के लिए लोगों को यूनानी ही सिलेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके एक पेशेंट बैठे हैं जिनको अभी कपिंग करनी है, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को कपिंग करके दिखाइए ताकि ये हमारे लोग देख सकें कि कपिंग आप किस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं हम कपिंग किस तरह से। आइए, मैं एक पेशेंट का हिजामा करने जा रहा हूँ, इसको दिखाता हूँ मैं हिजामा करके। हिजामा करने से पहले जिसमें ख़ास तौर से हम वेट कपिंग करते हैं, जिसमें ब्लड निकलता है, तो उसको करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें हम स्पिरिट वगैरह से इसको साफ़ करें ताकि जो है बिल्कुल कोई इन्फेक्शन वगैरह ना रहे, साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको साफ़ करके फिर हम इस पर कप अटैच करेंगे। ये क्या चीज़ होती है सर? ये डिस्पोजेबल हिजामा कप है जिसके ज़रिए हिजामा कप किया जाता है। इसको पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ये एक मशीन है जो पंप कहलाती है और इसी के ज़रिए वैक्यूम बनता है इसमें। अच्छा, ये कांच का होता है क्या? नहीं, ये प्लास्टिक का होता है। अच्छा, प्लास्टिक का होता है लेकिन ये डिस्पोजेबल होता है, वन टाइम यूज़ होता है। अच्छा, ये 3 पार्ट में जो आपने लगाया है ये हाँ, 3 कप, तो इसका क्या मकसद क्या है 3 जगह लगाने का? इनका मकसद है ये प्रिवेंटिव पर्पस के लिए हिजामा इनका कर रहे हैं। इसकी वजह से इनको जो है इससे ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होता है और इसकी वजह से हाइपरटेंशन में भी मुफीद होता है, ये उसमें भी फ़ायदा होता है। और ये जो पॉइंट है ये काहिल का कहलाता है यूनानी सिस्टम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये अपर बैक और हेड दोनों को कवर करता है और ये सुन्नत का पॉइंट भी लोग जानते हैं, इसलिए भी इसको लोग वैल्यू देते हैं ज़्यादा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सर्किल का हैसियत ये इसकी होती है जो हेड और अपर बैक को दोनों को कवर करता है ये। अच्छा, ये जो आपने कप लगाए हैं ये बीच में से ये स्किन एकदम ऊपर आ गई है, तो ये हाँ। स्किन ऊपर इस तरह से कैसे आ जाती है, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये होता है कि जो अभी मशीन से मैंने इसमें वैक्यूम क्रिएट किया है, वैक्यूम बनाया है, तो वैक्यूम की वजह से ये स्किन ऊपर हो जाती है और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में जब हम इंसीजन देंगे तो इंसीजन देने के बाद जो इम्प्योर ब्लड होगा वो आसानी से बाहर निकल सकेगा। एक फ़ायदा तो ये भी होता है। दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कलेक्ट होता है जिसकी वजह से और नेगेटिव प्रेशर की वजह से भी ये हल्का सा सुन्न हो जाता है, तो फिर बाद में जब यहाँ हम ब्लेड लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। ज़ुहैर रिजवी साहब, ये आपके जो अभी हकीम साहब ने कप लगाए हैं पीछे, इससे आपकी स्किन ऊपर की तरफ आ गई है, क्या आपको इस दौरान कोई तकलीफ हुई? नहीं, जब डॉक्टर साहब ने इसको जब वैक्यूम किया है, जब इसका वैक्यूम बन रहा था तो हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ था। नाउ इट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स स्नोविंग समथिंग, यानी कहीं से कुछ खींच के आ रहा है, यहाँ पे बॉडी में ऐसा फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट इट फील समथिंग। आई एम गेटिंग टू अंडरस्टैंड दिस, कुछ ना कुछ खींच के आ रहा है इसकी तरफ जहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं और हल्का हल्का जो है ना मुझे उस पर सेंसेशन भी दिख रहा है, सेंसेशन समझ में आ रहा है। डॉक्टर साहब, इसके बाद में क्या कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा आपको? इसको भी 4-5 मिनट तक किया जाता है। इसी बीच में जो ब्लड होता है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद इसको निकाला जाता है, कप यहाँ से हटाया जाता है, उसके बाद ब्लेड से यहाँ पे इंसीजन दिया जाता है और जो इंसीजन दिया जाता है वो माइनर कट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप देने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद फिर ये ब्लड ये कप दोबारा इसमें हम अटैच करेंगे, फिर जो इम्प्योर ब्लड है वो बाहर निकलेगा। अभी ये कप मैंने यहाँ पे लगाया था, इसको लगाए हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको मैं निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद ब्लेड से इंसिजन दूंगा और उसके बाद फिर दोबारा इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो निशान है, ये 2 निशान बहुत ज़्यादा रेडिश हैं और ये एक निशान कम रेडिश है, इसका फ़र्क होने की वजह क्या है इसमें?
इसकी वजह ये है कि जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा ब्लड होता है एक्यूमुलेशन के लिए, वहाँ पे वो ज़्यादा रेड हो जाता है, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे रेडनेस कम आती है। अच्छा। तो अभी जब मैं इंसिजन दूंगा और ब्लड भी निकलेगा तो यहाँ से ज़्यादा निकलेगा और वहाँ से कम निकलेगा। अच्छा। रेडनेस जहाँ ज़्यादा आती है वहाँ से ज़्यादा निकलता है, जहाँ पे कम आती है वहाँ से कम निकलता है। अच्छा, चलिए। ये ब्लेड होता है सर्जिकल ब्लेड, स्टेराइल होता है, और इसके ज़रिए पे यहाँ पे इंसिजन दिया जाता है। ये इसमें कट लगा रहे हैं आप, जी। तो कट लगाते टाइम में ज़ुहैर रिजवी साहब, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है इस वक्त? नहीं, हल्का सा लग रहा है कि कुछ इसमें कुछ चींटी काट रहा है, कुछ हल्का सा, कुछ हल्का हल्का कुछ लग रहा है। वो इट्स गुड ऑल्सो, वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये खून बाहर आना शुरू हो गया है। तो इसकी जो मकदार होती है वो कैसे तय होती है कि कितना खून बाहर आने तक इसको आप रोकेंगे, इंतज़ार करेंगे इसका? इंतज़ार करने का टाइम 4-5 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी में उससे भी ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लड निकलता रहता है तो उतने टाइम तक इंतज़ार करते हैं। आमतौर से इसमें BT-CT जो ब्लीडिंग टाइम प्रोटीन टाइम एक टेस्ट होता है ना, उसको भी हम लोग कभी कभार उसकी ज़रूरत होती है कि कराया जाए। और ब्लीडिंग टाइम एक एवरेज टाइम देखा जाए तो ये 5-6 मिनट ही होता है, उसमें ही बंद हो जाता है। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर किसी का ब्लड निकल रहा है उसके बाद भी, तो जब तक ये निकलता हुआ दिखेगा तब तक इसको लगाना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। जी। तो ये अभी जो है इसमें से आपको ये देखिए ब्लड निकल रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। किसी किसी को ब्लड थोड़ा ज़्यादा निकलता है, किसी किसी को कम निकलता है, और इनको जो मैंने लगाया है इनका कम ही निकलेगा। और पहले भी शुरू ही में मैंने बताया था कि इनका जो हिजामा है वो प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए है। अगर इससे रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम होती जिसमें कंजेशन होता, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा होता, इम्प्योर ब्लड वहाँ पे कलेक्ट ज़्यादा होता, जिसकी वजह से इनको तकलीफ हो रही होती, तो हिजामा की कंडीशन में ब्लड भी ज़्यादा निकलता। लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ प्रिवेंटिव पर्पज़ के लिए हिजामा कराना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई ब्लड से रिलेटेड, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड भी इनका नहीं निकल रहा है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होंगी वो इससे दूर हो जाएगी। जी। इंसिजन देने के बाद दोबारा जब हमने कप लगाया है तो ये 6-7 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। रिजवी साहब, अब आपको कोई तकलीफ हो रही है ये निकालने पर? थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, लग रहा है कि कुछ बहुत ही अंदर से फील हो रहा है कि बहुत रिलैक्स हो रहा है। मतलब ऐसा तो फील नहीं हो रहा जैसा कि कोई जख्म आपके बदन पर आ गया हो जिससे पेन? नहीं। जब ये हटाया गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलैक्स टाइप का लग रहा है। वो वैक्यूम निकलने से और जो स्किन थी जो खिंच रही थी वो भी कम हो गई ना, उसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि निशान तो बहुत तकलीफ दे लग रहे हैं देखने में, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको आराम है और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। नो, आई एम रियली फील कंफर्टेबल। ये तो अच्छी बात है कि जो जाहिर है वो है नहीं। दरअसल स्टेप क्या होगा इसकी वजह से? अगला स्टेप कुछ नहीं है, इसके ऊपर जो है कोई एंटीसेप्टिक कोई भी चीज़, इसे मैं एक पाउडर लगाने जा रहा हूँ। एंटीसेप्टिक कोई भी पाउडर इस पर लगा सकते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें इनका कोई परहेज़ किसी तरह का, और ये निशान कब तक रहेंगे इनके ये बदन पर? निशान कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तक दिख सकता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। तो इन्हें घर में सोने में इनको तकलीफ का एहसास हो सकता है? नहीं, कुछ तकलीफ एहसास नहीं है। जिस तरह से ये चित लेटेंगे बदन पर तो ये निशान
जहाँ पर है बदन लेटने में उनको तकलीफ नहीं होगी? नहीं, तकलीफ नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा बर्निंग होती है जो आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे तक होगी, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने पाउडर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी रजवी साहब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है, रियली वेरी गुड। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया डॉक्टर साहब? जी कंप्लीट हो गया। तो ये देखा कपिंग अभी डॉक्टर साहब ने किस तरह से की। डॉक्टर साहब आपने ये अभी जो ट्रीटमेंट किया, अब इसके बाद में इनकी जो जैसे आपने बताई प्रिकॉशनली इन्होंने कराया है, लेकिन अगर बैक में कपिंग की जाती है तो बैक के कौन कौन से डिजीज़ के लिए बैक साइड यूज़ करते हैं और बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स के लिए कहाँ कहाँ कपिंग होती है? ज़्यादातर डिसीज़ के लिए तो बैक ही में हजामा किया जाता है, लेकिन उसके पॉइंट चेंज होते रहते हैं, कहीं कमर पे, कहीं उससे ऊपर, कहीं नेक पे, इस तरह, लेकिन बैक ही में ज़्यादा होता है। और बैक के अलावा जैसे हेड से रिलेटेड जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सर पे भी किया जाता है, और नीचे पैर में, थाई में जो काफ मसल है वहाँ पे भी किया जाता है, नी जॉइंट में भी किया जाता है। लेकिन आमतौर से अगर जनरल हम देखें तो बैक ही में हजामा ज़्यादा किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी फराहम कराने के लिए। तो देखा हकीम साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और जिस तरह से इसकी हिस्ट्री है अभी हमको आज के इस एपिसोड में तमाम डिटेल नहीं मालूम हो पा रही है। हम डॉक्टर साहब के साथ में एक लंबी सीरीज़ करने वाले हैं जिसमें डॉक्टर साहब इसकी हिस्ट्री भी हमको बताएंगे, और इसमें किस किस तरह के अमराज के लिए, कौन कौन से मर्ज़ के लिए थेरेपी किस किस तरह से यूज़ होती है, कपिंग कहाँ कहाँ और किस तरह से होती है, वो हम जानेंगे अपनी सीरीज़ में। बहुत जल्दी हम डॉक्टर साहब के साथ ये सीरीज़ लेकर आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए विरासत टीवी। आपकी पसंद आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रिक्वेस्ट है कि लोगों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।